और कहते हैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी शुक्र है आपका लाख लाख, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी पिक गई होती। हम पेड़ पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर घस के आग लगा रहे होते। ये आजादी के पहले भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। वो सावरकर के लोग हैं, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। बात बताइए, जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था, वैसा फायदा किसान को चाहिए? भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही है? उनको कोई बरगला दिया था जो भरी जवानी में छोड़ दी? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, और शादी करता है। आपको चाहिए मोदी जैसा दामाद या बहनोई? नहीं चाहिए ना। तो हर आदमी चाहेगा कि मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला दामाद नहीं चाहिए, बहनोई नहीं चाहिए, चाहे वो मजदूरी करके लाता हो, रिक्शा चला के लाता हो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी हारेगा, जीतेगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो तमाम किसान जो है यहाँ पर जो है बुराड़ी के मैदान में यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर है, नारेबाजी आप देख सकते हैं। जो कानून, जो 3 कृषि कानून है, उसके खिलाफ जो है पूरे देश भर में लगातार आंदोलन तेज हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर लगातार किसान इकट्ठे हुए, उसी का एक नजारा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन लोगों से सभी से बातचीत करेंगे जो लगातार जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। 26 तारीख से ये लोग जो है दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, और उससे पहले पंजाब में जो है लगातार आंदोलन चल रहा है। जब पंजाब में जो है इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब जो है लाचारी में लोग यहाँ पर दिल्ली में आना पड़ा, और 2 बार जो है सरकार से बातचीत हो चुकी है। अब तक जो है कोई समाधान निकल पड़ सका। तो सर, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे आप देख रहे हैं? कब तक लग रहा है मोदी सरकार आपकी मांगों पर उनको मानेगी और आप लोगों को दोबारा खेतों में वापस जाने का मौका मिलेगा? कब तक मिलेगा? खेत तो हम 73 साल से खेतों में रहते हैं। हाँ। खेतों में खाते हैं, खेतों में उगाते हैं। आज मोदी की जान को रोएंगे और इसकी कैबिनेट को रोएंगे, इसके यारों को रोएंगे। उतनी देर मोदी का खेड़ा नहीं छोड़ेंगे जितनी देर ये बिल रद्द नहीं हो जाते। हम ये बात सीरियस कहना चाहता, जो हमने मांगा ही नहीं, हमको क्यों दे रहे हो? हमने तो मांगा ही नहीं, हमको क्यों दे रहे हो? What is the reason of this case? क्या कारण है? आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपकी इनकम ना मोदी जी भलाई नहीं करे। मोदी तो किसी की ना, मोदी जी मुसलमान की भलाई करता है, ना ईसाई की करता है, ना सिखों की करता है, ना दलितों की करता है, ना ट्रांसपोर्टों की करता है। वो भलाई तो एक करता है, किसकी करता है? नागपुर की करता है, अदानी अंबानी की करता है, और किसी की भलाई करता ही नहीं है। वो किसी की भलाई ना करता है, ना करेगा, ना करने की आदत है, वो नहीं करेगा। हम तो कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो, इसको रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बात कितने बार हुई है? एक बार बात हुई, वापस मोड़ दिया। दूसरी बात वापस हुई, वापस मोड़ दिया। तीसरी बार बात हुई, वापस मोड़ दिया। चौथी बार बात हुई, वापस मोड़ दिया। शाम को बात हुई, वापस मोड़ दिया। कैप्टन से बात हुई, उसको वापस मोड़ दिया। राष्ट्रपति बिल्कुल चुप बैठा है। किसान हमको ये दिया, हम ये दिया, मोदी ने क्या दिया? किसान ने मोदी को दिया खाने के लिए। अभी आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है तो खालिस्तानी समर्थक है, पाकिस्तानी समर्थक है। और जो बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो आंदोलन है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो इसको शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं। उन्हें सबसे पहले बात की थी रिंकिया के पापा, हौस दली रिंकिया के पापा। ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए जो व्यक्ति छीछा लेदर कर सकता है, जो आदमी नारी सम्मान नहीं कर सकता है, जो दिल्ली की शिक्षिका, महिला शिक्षिका गाना गाने के लिए बोला, तो कहता है एक संसद से बोलने की तमीज नहीं है। अरे उससे पहले गाने वाले थे आप। जब सासाराम की महिला का पति मर गया, अनप्लान्ड लॉकडाउन में वो घर नहीं जा पा रही थी, तब कहाँ था मनोज तिवारी? अब मनोज तिवारी तय करेगा। ये एक बात बताइए, 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से नील की खेती जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, उनके खिलाफ आंदोलन किया। गोरे अंग्रेजों ने तो पत्थर के बुलडोजर नहीं लगाए, गोरे अंग्रेजों ने तो आंसू गैस के गोले नहीं छुड़वाए, गोरे अंग्रेजों ने तो कटीले तार नहीं लगवाए, गोरे अंग्रेजों ने पानी के फव्वारे नहीं छोड़े। तो ये काले चोर क्यों छोड़ रहे हैं?
ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है कृषि काला कानून के बहाने, वो अंबानी अडानी पौने दुआंख वाला बाबा रामदेव के दलाली में लिखा गया है। किसान उसको नहीं मान रहा है, आप उसको वापस कर दीजिए। जब मोदी जी आप भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करते हैं, सीए एनआरसी के नाम पर आप नंबर जारी करते हैं, तो क्या ये कृषि काला कानून पास कराने के लिए आपको नंबर जारी नहीं करना चाहिए? चोर की तरह कोरोना की आड़ में चुपचाप पास करा दिए, कहते हैं फायदे की बात है। अरे फायदे की बात तो तब होती पत्रकार महोदय जब आप मोदी जी से सवाल पूछते कि पूरे वर्ल्ड में जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम रहे, यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाती है उस वहाँ 40 रुपये लीटर कम है, तो किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी? जब डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, जब रासायनिक जो कीटनाशक छिड़काव उर्वरक के दाम कम होंगे, तब ना किसानों के पैसे बचेंगे। ये कानून ठीक उसी तरीके से आपने कहा, जिक्र किया। एक बात बताइए, जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था, वैसा फायदा किसान को चाहिए? भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही है। उनको कोई बरगला दिया था जो भरी जवानी में छोड़ दी? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी, और शादी करता है। आपको चाहिए मोदी जैसा दामाद या बहनोई? नहीं चाहिए ना। तो हर आदमी चाहेगा कि मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला दामाद नहीं चाहिए, बहनोई नहीं चाहिए, चाहे वो मजदूरी करके लाता हो, रिक्शा चला के लाता हो, जो उसकी बेटी को और दामाद को। ये देखिए पूरे देश को जसोदाबेन बना दिया घूट घूट कर। मुसलमान अगर बैठता है सीए एनआरसी के बहाने, कहता है हम 3 देश के हिंदुओं की लाने की बात कहते हैं, और देश का हिंदू भूखा मर रहा है। देश के दलाल मीडिया के पत्रचाट पत्रकार दिखाते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है। जैसे मोदी जी काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी, रसमलाई लेके बैठा है कि खाओ। यहाँ देश भूखमरी के कगार पर है। आपने जबरदस्ती मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? यह आज महात्मा गांधी जी की याद आती है, और ये भगत सिंह के जिंदा दिल कौम है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। ये नानक जी के समाज से आते हैं। गुरु नानक जी ने क्या संदेश दिया? छुआछूत के प्रति खिलाफ थे वो। आप लंगर जाइएगा, जोरा घर में जूता रखिए, पॉलिश करके मिलेगा। लंगर में जाइए, लंगर चखिए, वहाँ अमीर गरीब छुआछूत कोई नहीं है। तो ऐसा प्रावधान करते मोदी जी। देश में विकास के काम करने चाहिए, स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए। जो देश आपने बेचा, 268 टन सोना गिरवी रखा, आरबीआई का पैसा लिया, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया, पैसा कहाँ गया? न खाऊंगा न खाने दूंगा। किसान 8 से 9 घंटे का रास्ता हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली आ सकते, आज 26 नवंबर से आज तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए। लेकिन नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या कब भाग गया देश छोड़ के, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है। जितनी व्यवस्था यहाँ की गई, अगर इतनी व्यवस्था गलवान में की गई होती, पुलवामा में की गई होती, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। आज भी पूछता है भारत, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? कैसे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए? ये सवाल पूछा जाता है। जिस भारत माँ के वीर सपूतों को हवाई जहाज से आनी थी, उसको बाई रोड किसने भेजा? और आतंकवादियों को कैसे पता था कि वो बस बुलेट प्रूफ नहीं है? ठीक है, ये सवाल तो आप देख सकते हैं लगातार जो पूरा जो किसानों का जो मामला है वो लगातार गर्म होता जा रहा है, और एक गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सरकार जिस तरीके से जो हठधर्मी जो है अपनाए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर रितु मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? एक बार फिर से सरकार से बातचीत होनी है, 2 बार जो है विफल हो चुकी है। क्या लग रहा है सरकार मूड में नहीं है? सरकार मूड में होती है कभी? हमारे सरकार, मतलब मुझे इतनी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब मैंने पहले भी ये कहा कि दिल फुटे मुंह ऐसे प्रधानमंत्री के जिसको दुनिया ने लीडर बनाया और वो डीलर बन के बैठे हैं। जब हमें आपका काला कानून चाहिए ही नहीं, आप क्यों दे रहे हैं? जबरदस्ती है। हमने नोटबंदी, हमने कहा था डिमोनेटाइजेशन करो, नहीं कहा था। आपने जबरदस्ती किया आधी रात को। हमने कहा था जीएसटी लगाओ लागू, आपने वो आधी रात को लागू किया। हमने कहा हमारे इंस्टीट्यूशन को बेचते जाओ, आप बेचते जा रहे हैं। हर चीज को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, हर चीज पे। 70 सालों में नहीं है वो सब हम कर रहे हैं। बिल्कुल वही तो कर रहे हैं। किसने कहा है आपको? हमें नहीं चाहिए आपका ऐसा न्यू इंडिया। आप हमें हमारे पुराने इंडिया में रहने दो। हमें 70 साल वाला इंडिया ज्यादा प्यारा है। हमें ऐसा नफरत भरा आपका इंडिया नहीं चाहिए। हमें कार्य कर रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक कार्य आप मत कीजिए। मतलब आप खुद में इतने ऐतिहासिक बन चुके हैं कि लोग जायदाद जो जागीर अपनी संभालते मर गए 70 साल में, और ये ऐसे डीलर हमारे देश में आए कि जो बेचते ही नहीं थक रहे, जो इस देश को एक एक चीज, चाहे वो यूनिवर्सिटी होगी। शिक्षकों का काम क्या है? यूनिवर्सिटीज का, हम लोगों का काम क्या है? जाकर बैठना, पढ़ना, अच्छी पॉलिसीज बनाना, अच्छे काम करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज देश का यूथ क्या कर रहा है? सड़कों पे। ये हमारा काम ये है। और वो एक्चुअली जब इस तरह के लोग जो पावर में बैठते हैं, जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, उनका काम यही होता है कि पूरे यूथ को, पूरे लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको सड़क पे रख दो कि सब रोजगार के लिए तड़पता रहे,
सब रोजगार के लिए सोचता रहे, तलाश में रहे। और जब आप इन सारी चीजों की तलाश में रहोगे तो डेफिनेटली ना आप बात नहीं करोगे कि आप सभी लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर आगे ही रणनीति तैयार हो रही है। क्या लग रहा है अगर सरकार जो है पीछे नहीं हटती है तो कहाँ तक जाएगा आंदोलन, कब तक? सरकार पीछे आपके सामने हटेगी। और आज हम सब यहाँ पे हैं, हम लोग इससे पहले भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि भूल जाएं वो लोग, हल्के में मत लें, गलत जगह पंगा लिया है, इनकी हिक पे आके बैठ चुके हैं सारे। और ये पंजाब के सिख सरदार हैं, पंजाब के लोग हैं, पंजाब के किसान हैं, हल्के में मत ले सरकार इनको। ये सरकार तिवारी कह रहे हैं शाहीन बाग बनाने की तैयारी कर रहे हैं कुछ जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। आप किस मनोज तिवारी पर कह रहे हैं ना, असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भाजपा और रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग हैं। ये आजादी के पहले भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, वो सावरकर के लोग हैं, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाल लोग के साथ, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन नगोतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ पाकिस्तान सिंध प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। ये अखंड भारत को खंड खंड करने वाले यही देशद्रोही लोग हैं, यही आधुनिक भारत के जयचंद लोग हैं, यही भस्मासुर हैं, जिस देश की जनता ने बड़े प्यार से इनके मदारियों की तरह ये डुगडुगी बजा के डुम 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 कर रहे थे। आज देश देख रहा है, टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। प्रधानमंत्री जी भरी जवानी में 40 साल भीख मांगे और कहते हैं 18 घंटे काम करता हूं। अरे प्रधानमंत्री जी शुक्र है आपका लाख लाख, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पैर पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर घस के आग लगा रहे होते। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर जो है मोहित जी भी है जो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो है यहाँ पर लेकर आए हैं फोटो। कैसे आप देख रहे हैं, क्या रास्ता निकलेगा, कैसे जी देखिए, किसान खेत में मरता है, हाँ। उसका बेटा फौज में मरता है, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में ऐश करता है। ये आज देश की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से समझेंगे इन किसानों का दर्द। मोदी जी तो अपने मुंह से कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। जिस आदमी को अनाज भीख में मिल गया हो वो क्या जाने कि उस अनाज की कीमत क्या होती है, वो रोटी कैसे उगती है, वो गेहूं कैसे उगता है, मोदी जी क्या जाने उसके बारे में। आज देश की लगातार सारी संपत्तियों को नीलाम कर दिया। और आज जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, आपको लगता है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? इससे लाख गुना बेहतर तो वो 19वीं, 18वीं, 17वीं और 16वीं शताब्दी थी। कम से कम उस समय लोग भूखे तो नहीं मर रहे थे, एक भाई दूसरे भाई को मारने में तो नहीं लगा हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी चंद वोटों के खातिर और कुर्सी के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देते हैं, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देते हैं। इससे तो वोट तो मिलने वाली है, इससे तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, तो इससे क्या फायदा हो रहा है मोदी जी को? इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हाँ। आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने मोदी जी के मुंह से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों का नाम सुना है? वो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके चले गए और मोदी जी कह रहे हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या पैदल आ रहे हैं क्या वहां से, जो अब तक पहुंचे ही नहीं है? और देश का किसान जहां 10,000 15,000 बैंक से लोन ले ले, उधार ले ले, तो उसके घर पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण मजबूरी में आकर देश का किसान आत्महत्या कर लेता है। आपको बताऊं तो मोदी जी और अंबानी अडानी के ये दलाल हैं, ये अंग्रेजों के दल्ले हैं, हिटलर की औलाद हैं ये। और आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी और अडानी, मोदी जी को चलाने का सारा श्रेय इनको जाता है। और आपने कहा ना, आपने कहा ना कि फायदा कैसे मिलेगा, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं कि फायदा कैसे मिलेगा मोदी जी को इस किसान बिल से, तो मैं आपको बताता हूँ फायदा कैसे नहीं मिलेगा। अंबानी और अडानी जब किसान के खेत को खरीद लेंगे, जब उसी की किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? वोट देने वाले तो किसान ही है ना, वोट तो किसान ही देगा। मैं बताता हूँ, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले के द्वितीय गुरु थे MS गोवलकर। उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसके 147वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% जो उनके व्यापारिक मित्र हैं उनके हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। मोदी जी उसी एजेंडे पर काम कर रहे, देश का कोना कोना बेच रहे, टायर बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, कहता मैं कार नहीं बिकने दूंगा। देश का कोना कोना बेच दिया भैया, आपको नहीं दिख रहा? आप इधर सुनिए, उसी एजेंडे पर काम किया जा रहा है। अब एक ही सेक्टर बचा था एग्रीकल्चर का, इन्होंने किसानों को खेती तबाह करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा बधुआ मजदूर बनाना चाह रहे। एक बात बताइए, इस नया कृषि कानून में बटाईदारों के लिए कोई कानून है? पल्लेदारों के लिए कोई कानून है?
जो मंडियों में आढ़ती काम कर रहे थे, जो हमारे मजदूर भाई पल्लेदारी का काम कर रहे थे, उसके बेनिफिट के लिए कोई कानून है क्या? आप सरकार लिख के क्यों नहीं देती है कि हम एमएसपी से ज्यादा रेट प्राइवेट सेक्टर से दिलाएंगे? ये कैसी बात कह रहे हैं? एक बात सुनो, बातें तो बहुत हुई हैं, किसानों का मामला है। ये मोदी से ये तो पूछो, आपको ट्रैक्टर चलाना आता है? गेहूं का बीज कितना पड़ता है ये पता? सरसों कैसे बीजी जाती है, पानी कैसे लगता है, माज का दूध कैसे चुआ जाता है। और इसको ये भी पूछो कि सोयाबीन कैसे बोई जाती है और हल कैसे चलाया जाता है। पर ये तो मालूम नहीं। एक बात तो इसको पता है, चाय कैसे बनाई जाती है इसको ऐसे पता है। देखो ये लाची की चाय कैसे बनाई जाती है और लौंग वाली चाय कैसे बनाई जाती है, उसका दाम क्या, उसका दाम भी पता है। ना ट्रैक्टर का दाम पता है, ना एमएसपी पता है, ना खुली मंडी का पता है। इनको चाय के बारे में तो पता है, चाय में मिलावट कैसे बनती है ये भी पता है। और अदानी बानी को क्या पता है, पंप में चोरी कैसे की जाती है। पेट्रोल पंप का एक नौकर आदमी ऐसे रिलायंस का मालिक कैसे बन गया, एक कैसे बन गया। ये आदमी बहुत बड़ा, इन्होंने जो गुजरात का बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे सोने की स्मगलन किया है, सोने की स्मगलन किया। और उन्होंने क्या किया, इस स्मगलन की जांच होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी कमेंट क्या है आप? आखिरी मैं आपसे सबसे पहले, आप पत्रकार हैं, आपने सबको तंग किया। एक सवाल पूछकर आपने कहा कि किसान वोट देते हैं, दैट हैज पिंच्ड मी। आप मुझे बताएं, पक्का किसान वोट देते हैं? वोट किसान देता है, वोट बड़ी मजदूर आबादी देता है, है? किसानों की देता है, नहीं, बड़ी वोट आबादी। देते हैं, हाँ। वोट हम ही देते हैं। अगर हम वोट देते ना, अगर जायज वोटिंग होती, अगर वोटिंग हम ही देते तो ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनते। ये भी याद रखिए आप। अगर बिहार में वोटिंग हुई होती, अगर हर जगह वोटिंग सही तरीके से हुई होती, अरे जिस जगह ईवीएम सीधा मशीन सीधा बोले ना, घुमा के सीधा सीधा समझिए ना, सवाल क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? नहीं, जिस जगह वोटिंग मशीन बनी है वहां बैन है, इस जगह वो ईवीएम चलती है। क्यों? अगर इतना फेयर जस्टिस, अगर आप लॉफुल तरीके से काम करते हैं तो आपने क्यों वोटिंग करवाते हैं उस सिस्टम से? तो आप ये मत कहिए कि किसान वोट देता है, मजदूर वोट देता है, ये सारी चीजें। सो आई थिंक आप भी थोड़ा सा होमवर्क करके आइए और आप सीधा सीधा सवाल ही पूछा कीजिए। मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स में समराइज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे पत्रकार भाई साहब ने ये पूछा कि हमारे माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जिन्हें हम नचनिया कहते हैं उत्तराखंड में, उन्होंने ये कह दिया कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये शाहीन बाग बनता जा रहा है। तो मैं मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी, आप हो कौन? आपको तो आजकल बीजेपी नहीं पूछ रही, तो आप हमसे कैसे सवाल पूछ सकते हो? दूसरी चीज़, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो है काले कानून के खिलाफ, 3 कानून के खिलाफ। मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग भाई से जुड़े हुए हैं, पत्रकार से जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़े कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या। तब आपको पता चलेगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है। जब तक आप ये चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट एक बेकार योजना ही लगेगी। और आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें विश्वास है और कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रिवेल होना चाहिए। लॉज शुड बी प्रिवेलिंग इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हमने बातचीत की है, लगातार जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो कानून है इसको जो है पूरी कोशिश की जा रही है सरकार पर दबाव बनाने की, जो है हर रणनीति जो है किसान अपना रहे हैं। तो आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।